सबसे पहले बात करेंगे पहाड़ों में हो रही बर्बादी की बारिश की। तो बारिश के बीच चमोली के निजमुला घाटी के गौड़ा गांव के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी तस्वीरें मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई हैं। हालांकि अभी कोई भी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि भारी मलबा और पत्थर गिरे हैं। चमोली में कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और अब निजमुला घाटी से ये वीडियो आया है। हालांकि जान माल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते कई जगह रास्ते बाधित हो रहे हैं। जगह जगह वहां पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश की वजह से चक्राता और कालसी क्षेत्र में अभी भी 3 रास्ते बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लगातार हो रही बारिश से जौनसार भावर में रोजाना रास्ते बंद हो रहे हैं। प्रशासन ने लगातार इन क्षेत्रों में बड़ी तादाद में जेसीबी मशीनों को सड़कों पर लगाया है, जो लगातार बंद हुए रास्तों को खोलने का कार्य कर रही हैं। बाधित सड़कों को खोलने के काम में पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई की टीमें लगातार सड़कों को खोलने के कार्य कर रही हैं। इस समय जो मानसून सीजन में है, लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि हमारी कभी कभी 10 से 15 रोडें भी बंद हो जाती है। आज हमारी 3 रोडें मात्र बंद हुई है और रोडों को लगातार खोलने के लिए हम लगातार कार्य क्षेत्र में जाते हैं और हमारी इस समय वर्तमान में 12 मशीनें काम चल रही है। और उत्तराखंड पर एक बार फिर से आपदा का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अगले 5 दिन तो भारी बारिश होने वाली है, लेकिन उसके ठीक बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। में 1 जून से अब तक करीब 2 महीने में प्रदेश में सामान्य बारिश हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे मानसून के उत्तराखंड की ओर शिफ्ट होने से बारिश की रफ्तार भी तेज होने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 9 और 10 अगस्त को देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल, यूएस नगर और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जिलों में बारिश सामान्य होगी। इसके बाद 11 अगस्त से बारिश में तेजी देखने को मिलेगी। बागेश्वर, चमोली, देहरादून में भारी बारिश तो वहीं नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर और उत्तरकाशी में भी तेज बारिश होगी, जबकि 12 और 13 अगस्त को मौसम सामान्य रह सकता है, लेकिन बारिश का असली कहर 15 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। पूरे राज्य में 15 से 20 अगस्त तक भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखेंगे फिर जो पूरा फ्लो एक तरह से ऊपर आ जाता है फुटहिल के अलोंग जो है, और बे ऑफ बंगाल साइड से भी फ्लो आएगा, तो मैं समझता हूं कि फिर उस समय 15-16 के बाद जो 15-16 से आप देखेंगे जो एक्टिविटी है वो थोड़ी और बढ़ेगी। तो वेरी हैवी रेन से 15-16 से, और पूरे राज्य में अच्छी बारिश जो है हल्की से मध्यम से ज्यादातर जगहों में मिलना जो है, तो इस तरह की स्थिति वो दिख रही है। अब तक इस सीजन में बागेश्वर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा है, जबकि पौड़ी जिले में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। तो ऐसे में अगले 10 से 12 दिन प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ सकती है, तो वहीं नदी नालों पर भी उफान आ सकता है। इसे लेकर पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। आज 21 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। बुधवार को खराब मौसम की वजह से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए थे, लेकिन आज जैसे मौसम खुला तो हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और 21 लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए। लेकिन फिर सुबह 10 बजे के बाद से बारिश शुरू हो गई है, इसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। आपको बता दें, सरकार ने हेली टिकटों में 25% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। केदारनाथ धाम की यात्रा को फिर से चलाने का भले ही ऐलान हो चुका हो, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें मुसीबतें आ रही हैं। सरकार की तरफ से हेली टिकटों पर 25% छूट दी गई है, तो पैदल रूट पर भी तेजी से कार्य हो रहे हैं। उम्मीद है कि मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ेगी।
31 जुलाई को केदार घाटी में आई आपदा से छोटी लिंचोली, भीमबली, रामबाड़ा समेत करीब 10 जगहों पर पैदल रास्तों को भारी नुकसान हुआ है। आलम यह है कि यात्रा रूट पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड मोटरमार्ग पर 3 जगह लैंडस्लाइड के चलते रोड ही वॉश आउट हो गई। साथ ही गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल रूट भी जबरदस्त प्रभावित हुआ है। अब सभी तीर्थयात्रियों को निकालने के बाद हवाई रूट से केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं पैदल रूट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। सीएम धामी का भी कहना है कि मौसम ने साथ दिया तो जल्द सब कुछ ठीक होगा। जल्दी से जल्दी यात्रा को चलाना हमारी प्राथमिकता है। हेली के माध्यम से यात्रा शुरू हो गई है और इसके बाद जो पैदल यात्रा है वो उसको चलाने के लिए, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण से कई बार काम होने में दिक्कत हो रही है, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मौसम जैसे ही ठीक होता है युद्ध स्तर पर काम होगा। सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी यात्रा करें। केदारपुरी की आपदा में सड़क निर्माण के लिए और आपदा में बहे 2 पुल तैयार करने के लिए आर्मी की मदद ली गई है, जिससे पैदल रूट बनाने का सामान भी ले जाने में आसानी हो। सरकार ने सभी विभागों को पैदल रूट खोलने के लिए 15 दिन का टारगेट दिया है। पहली प्राथमिकता हमारी कवर हो चुकी, जहाँ पे लोगों को सकुशल निकालना था। अब सेकंड प्राथमिकता हमारी यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करने का है। कोशिश हमारी यही है कि 10 से 15 दिन का हमने समय दिया है अधिकारियों को, सारे हमारे, चाहे वो कमिश्नर गढ़वाल हो, हमारे PWD सचिव हैं, हमारे आपदा सचिव, 12 से 15 दिन का हमने समय दिया है कि जल्द से जल्द जो यात्रा मार्ग है उसको ठीक किया जाए। आपदा के बाद केदारनाथ यात्रियों को सुरक्षित निकालना चुनौती थी, जिसे पूरा कर लिया गया और अब जल्द से जल्द रास्तों को ठीक करके केदारनाथ यात्रा के पैदल रूट को चालू करने पर फोकस है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड खुले बाजार से हर साल 1000 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता है। उत्तराखंड लगभग 25,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन कर सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 4,200 मेगावाट क्षमता का ही दोहन हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने अलकनंदा और भागीरथी में 50% बनाई जा चुकी 7 परियोजनाओं का मामला उठाते हुए कहा कि उनके निर्माण की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्य की अन्य नदी घाटियों धौली गंगा, गौरी गंगा समेत गंगा और उनकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित परियोजना के विकास के लिए भी अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना, लखबाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का मामला भी उठाया। मुख्यमंत्री ने इस परियोजनाओं के रास्ते में आ रही अड़चनों को भी जल्द दूर करने का आग्रह किया। और सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और सीएम धामी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को बड़ा कदम बताया है और कहा कि बहुत सारी संपत्तियां अवैध रूप से कब्जा की गई हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष सिर्फ विरोध का काम करता है। उन्होंने कहा है कि हमने उत्तराखंड में अवैध कब्जे को लेकर अभियान चलाया था और बरसात के बाद इसे फिर से चालू किया जाएगा। अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। बोर्ड में बहुत सारे मामले ऐसे आए थे कि बहुत सारी संपत्तियां उसमें हड़पी जा रही हैं। बहुत सारे मामले इस प्रकार के विवादित आए थे और संसद में अभी बिल आने से, जब भी बिल पारित होगा तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की शिकायतें हैं, इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, उन पर रोक लगेगी। इस समय बरसात मानसून होने के कारण से अभी इस मानसून के बाद फिर से ये अभियान चलेगा। अभी तक 5,000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है। वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा में बिल पेश हो चुका है। उत्तराखंड में तो बोर्ड के अध्यक्ष ने वक्फ में घपले की CBI जांच तक की मांग कर दी है, तो कांग्रेस और BSP इसे हिंदू मुस्लिम का सियासी खेल बता रहे हैं। आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में। सारा का सारे प्रॉब्लम्स, सारा का सारा सजेशन ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं। गुरुवार को लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन का बिल पेश कर दिया गया। पक्ष और विपक्ष इस पर बटे हुए हैं, तो उत्तराखंड में भी इस पर बहस छिड़ी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बीजेपी के शादाब शम्स हैं। 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका है। खुद मुस्लिम समुदाय से आने वाले शादाब शम्स का कहना है कि वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव जरूरी है।
वरना मुस्लिमों की दान संपत्ति का काम देखने के नाम पर वक्फ बोर्ड में बड़ा गड़बड़ हुआ है। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की करीब 5000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है। 2004 में उत्तराखंड में बोर्ड बनने के बाद अब तक संपत्ति का आकलन नहीं हुआ। कानून में बदलाव के बाद वक्फ की संपत्ति रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ सकेगी। डीएम ऑफिस में विवादित प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक साफ हो सकेगा। वहीं कौन सी पार्टी वक्फ की है, किसी मुस्लिम ने दान की है या फिर वक्फ के नाम पर कब्जा हुआ है, ये भी साफ हो सकेगा। बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक वक्फ के नाम पर लूट हुई है, स्कैम हुआ है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पिरान कलियर में दरगाह के नाम पर जमीनों का खेल हुआ है। जिस दिन से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड बना उस दिन से आज तक हमारे पास कितनी संपत्ति आई पूरी की नहीं आई। अगर वो बीच में गायब हुई तो क्यों गायब हुई? इसकी तमाम जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से कलियर के अंदर हजारों सैकड़ों बीघा जमीन जिसकी बंदरबाट हुई है, वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर उन जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, उन्हें बेचा गया है, दूसरे के नामों पर दर्ज कराया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड को जो जमीन दान की जाती है उसका इस्तेमाल मदरसे, मस्जिद, कब्रिस्तान के लिए होता है, लेकिन कई जमीनों पर अवैध कब्जे होते जाते हैं। देहरादून में आजाद मार्केट इसका उदाहरण है, जहां 100 बीघे से ज्यादा जमीन पर कब्जा है। बीजेपी ने इसका आरोप कांग्रेस और पूर्व बोर्ड अध्यक्ष पर लगाया है, तो पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अकरम और बोर्ड में बीएसपी के विधायक शहजाद ने इसे गलत बताया और बिल में बदलाव को हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बताया है। वो इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जमीन बिकती नहीं है। तो खुर्द-बुर्द कहाँ से हो गई? खुर्द-बुर्द जब होगी जब बेचते या कांग्रेस सरकार बेचती। आज भी उतनी ही जमीन है जितनी पहले थी। इसमें केंद्र सरकार का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें विवाद खड़ा करना है, मुसलमान के अगेंस्ट काम करना है, इसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं वक्फ बोर्ड सदस्य भी हूँ, पहले भी रहा हूँ, मुझे ही पता नहीं क्या संशोधन कर रहे हैं। कभी कोई चर्चा नहीं हुई, तो आम जनता से चर्चा करनी चाहिए, मुस्लिम समाज से चर्चा करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में बदलाव से विपक्षी भड़के हुए हैं और इसे बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं। तो उत्तराखंड में बीजेपी और बोर्ड के अध्यक्ष मानते हैं कि नए कानून से वक्फ की संपत्ति का सही पता लग पाएगा। गोविंद पाटनी और पुलकित शुक्ला के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम करने वाली महिलाओं को आज वीरांगना तीलू रौतेली सम्मान दिया गया है। इसके साथ ही अच्छा काम करने वाली 32 आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने तीलू रौतेला पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और 51,000 रुपए की धनराशि भेंट की है। पिथौरागढ़ की शकुंतला दताल को गांवों में सड़क, बिजली, पानी की सुविधाओं के लिए काम करने पर सम्मानित किया गया। रुद्रप्रयाग की विनीता को गुलदार के हमले में अपनी सास को बचाने के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। लोक गायन क्षेत्र में पद्मश्री माधुरी बर्तवाल को भी तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। इनके अलावा प्रति गोस्वामी, नेहा देवी, संगीता राणा, अंकिता ध्यानी, मनदीप कौर को भी सम्मानित किया गया। पुरुष लोग नहीं कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकते, वो काम करके दिखाया मैंने अपने समाज में। और सरकार द्वारा जो संचालित योजना है उनको जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागरूक किया और सड़क क्षेत्र को, वंचित लोगों को जो है क्षेत्र को जो है क्या रोड से जोड़ने का काम किया। प्रदेश की 13 जनपदों से 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार आज दिया गया है। निश्चित रूप से ये 13 महिलाएं संबंधित जनपदों में बड़ा आदर्श जिन्होंने स्थापित किया है अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगी। ये उनके कार्यों को एक सम्मान जो राज्य सरकार दे सकती है वो आज उनको दिया गया है। अल्मोड़ा में सल्ट के विधायक महेश जीना और बीजेपी नेता हंसा नेगी के बीच उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साल भर से बीजेपी के दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं और यही नहीं, इनके बीच जारी लड़ाई की ऑडियो क्लिप भी जमकर वायरल हुई है और अब बीजेपी नेताओं की जंग पुलिस की दहलीज तक जा पहुंची है। बीजेपी नेता हंसा नेगी कभी कांग्रेस के झंडा बरदार हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि ये बीजेपी में शामिल हो गए। सल्ट के पूर्व विधायक दिवंगत सुरेंद्र जीना से इनकी करीबी जग जाहिर रही। सुरेंद्र जीना के निधन के बाद हंसा नेगी विधायक महेश जीना के भी काफी करीब रहे।
लेकिन साल भर से दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई है। हालात ये है कि हंसा नेगी ने विधायक महेश नेगी के खिलाफ सोशल मीडिया में मुहिम छेड़ी हुई है। कभी जिगरी दोस्त रहे दोनों बीजेपी नेता आज एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मेरे बेटे को उसके द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है, तो उसके द्वारा इसमें उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार इसको पहले जिला बदर किया गया था, इसे फिर पुनः इसकी फाइलों के बारे में सोचा जाए और इसको दोबारा क्षेत्र से जिला बदर किया जाए। जिस मोबाइल से उनको धमकी दी गई है उस मोबाइल नंबर को फेसबुक पे डालें, पत्रकारों को दें और क्या क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दें। अगर मेरी गलती है, मेरे को जो सजा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। और इन्होंने मेरे साथ परसों PWD में जो घटना की है, 150 लोग हरियाणा से ला के मेरे को पीटने की साजिश करी थी। विधायक महेश जीना की माने तो हंसा नेगी फोन पर उनके बेटे, पत्नी और उन्हें लगातार धमका रहे हैं। विधायक के बेटे ने हंसा नेगी के खिलाफ बतरौज खान थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जबकि हंसा नेगी ने विधायक पर हरियाणा के गुंडों की मदद से मारपीट के आरोप लगाए हैं। बीते दिनों भी दोनों के बीच रानीखेत में जमकर बवाल हुआ था। दोनों नेताओं की जो ऑडियो क्लिप वायरल भी हो रही है, उसमें दोनों नेता एक दूसरे को इस कदर गाली गलौज कर रहे हैं कि वो आपको सुनाने लायक भी नहीं है। सड़ विधायक जी की तरफ से एक तहरीर थाना बतरौज खान में दी गई है, जो कि तहरीर धमकी दिए जाने के संबंध में है, जिस पर थाना बतरौज खान में मुकदमा पंजीत करके उस पर आगे की कार्रवाई। बीजेपी नेताओं के बीच मचे इस गदर से पार्टी का अनुशासन भी तार तार हो रहा है। साल भर से दोनों नेताओं के बीच जारी युद्ध सार्वजनिक है, बावजूद इसके सब कुछ जानकर भी पार्टी हाईकमान अनजान बना हुआ है। अब देखना यह है कि पार्टी नेतृत्व कोई ठोस कदम उठाता है या फिर सब कुछ यूं ही चलते रहना है। न्यूज़ 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में आज सीएम धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक की है। इसमें राज्य की 2 नदियों को चिन्हित करने और उनको फिर से जीवंत करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इनसे एक नदी गढ़वाल मंडल और एक नदी कुमाऊं मंडल की चुनी जाए। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा जंगल की आग को देखते हुए छोटे छोटे तालाब बनाए जाएं, इसमें लोगों को भी मदद दी जाए। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ लोगों के रोजगार पर भी फोकस किया जाए। जलागम विभाग हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आज हम जलागम के अंतर्गत जो सारा का गठन किया गया है, उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, धारे, नौले, काड़, गधेरे, उन सब का फिर से उनको रिचार्ज किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। दिल्ली में आज उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में मीटिंग ली गई है। इसमें प्रदेश प्रभारी ने निकाय चुनाव की तैयारी के निर्देश दिए। साथ ही संगठन की प्लानिंग और केदारनाथ उपचुनाव पर भी मीटिंग में चर्चा की गई है। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के निर्देशों पर काम किया जाएगा। अब जो आसन निकाय के चुनाव है उसके संबंध में संगठन को उन चुनाव में किस प्रकार से कार्य करना है इसके संबंध में, और केदारनाथ जो उपचुनाव है इसके संबंध में जो उनके निर्देश हैं, उन निर्देशों से निश्चित रूप में उत्तराखंड की कांग्रेस हमारी पार्टी लाभान्वित हुई है और उनके ये निर्देश निश्चित रूप में हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे जिन लक्ष्यों को हमें निर्धारित करने के लिए कहा गया है। और मानसून के सीजन में हल्द्वानी से चोरगलिया, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा, टनकपुर, नेपाल और पीलीभीत को जाने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि इन इलाकों के लोगों को अब बरसात के दिनों में जान हथेली पर रखकर सफर नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने हल्द्वानी से सितारगंज के बीच पड़ने वाले शेर नाले और सूर्या नाले में पुल बनाने का फैसला किया है। शेर नाले में तो बाकायदा पुल के लिए बजट भी जारी कर दिया गया है। अक्टूबर महीने से इस पुल का काम शुरू हो जाएगा, जबकि सूर्या नाले की DPR बनने के लिए शुरुआती बजट मिल चुका है।
बागेश्वर में आज सुबह ज्यादातर हिस्सों में पानी की आपूर्ति करने वाली जखेड़ा पेयजल योजना का पाइप फट गया। इससे कि पूरे बागेश्वर में पानी की किल्लत हो गई है। पाइपलाइन के फटने से शहर के अधिकांश परिवारों की पेयजल आपूर्ति चरमरा गई है, जिससे करीब 3000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। साथ ही इलाके के कई खेत पानी से लबालब हो गए, जबकि बारिश के सीजन में भी लोग गदेरों से पानी लाने को मजबूर हैं।